नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी ऊपर की ओर बढ़ रही है और फेडरल रिजर्व की लंबी चालों की बदौलत एक और हफ्ते का गेन हासिल करने के लिए तैयार है। जैसे कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने सुझाव दिया कि यूएस सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन में कमी के संकेत देख रही है। ऐसे में बिटकॉइन $700 उछलकर $23,600 से ऊपर पहुंच गया है। पावेल के बोलने से पहले फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जैसे कि उम्मीद थी ने अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.5% से 4.75% की एक नई सीमा तक बढ़ा दिया है, जो 15 वर्षों में उच्चतम स्तर है। अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में सेंट्रल बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन को और कम करने के लिए उधार लेने की लागत में चल रही वृद्धि जरूरी होगी। पावेल की कंक्लूडिंग रिमार्क ने इन्फ्लेशन के डिस्ट्रक्टिव नेचर को रेखांकित किया है और साथ ही साथ फेड द्वारा इसे 2% लक्ष्य तक लाने का संकल्प लिया है। सीएमई ग्रुप का डेटा अब इन्वेस्टर्स को एफओएमसी की मार्च की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक से 4.75% टू 5% की सीमा तक बढ़ाने की 86% संभावना दिखाता है। कमेंट्स के बाद बीटीसी में 2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इथेरियम ने 3% से अधिक का लाभ अर्जित किया। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 3.18% बढ़कर $1.08 ट्रिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 19.21% बढ़कर $56.42 बिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो वॉल्यूम में डीफाई का $4.95 बिलियन है, जो कि 8.78% है। सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम अब $50.57 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का 89.62% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 42.32% है, जो 0.03% कम है। अन्य जगहों पर नैस्डैक अब 2.6% और S&P 500 1.6% की बढ़त के साथ आगे है। इथेरियम ने 1 फरवरी को यूजर फेसिंग ड्रेस रिहर्सल के साथ अपने मच एंटिसिपेटेड शंघाई अपग्रेड को एक सार्वजनिक टेस्टनेट लॉन्च किया। शंघाई पब्लिक टेस्टनेट किसी भी इथेरियम यूजर को स्टेक किए गए ETH को वापस लेने की प्रक्रिया को सिमुलेट करने की अनुमति देगा। इथेरियम को डेवलपर टेरेंस साउ के अनुसार शंघाई अपग्रेड लाइव होने पर यह पूरी क्षमता उपलब्ध होगी, जो मार्च या अप्रैल में होने की उम्मीद है। हालांकि पहले अपग्रेड की रिलीज की तारीख मार्च के रूप में निर्धारित की गई थी। जेजैंग पब्लिक टेस्टनेट जो 1 फरवरी को लाइव हो गई थी, वैलिडेटर्स को इथेरियम के सिमुलेटेड वर्जन पर विड्रॉल फीचर्स के साथ प्रयोग करने की अनुमति देगी, जो शंघाई चेन के बाद की मिमिक करने के लिए है। टेस्टनेट इथेरियम के कोर डेवलपर्स को ऐसी सुविधाओं के वाइडस्प्रेड यूज की निगरानी करने और किसी भी संभावित मुद्दों को हल करने के लिए उन्हें ट्वीक करने की अनुमति देगा। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने उन यूजर्स के नाम पब्लिश किए हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म पर रखी गई अपनी ज्यादातर एसेट वापस लेने की अनुमति है। 31 जनवरी को न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी कोर्ट में दायर 1400 पन्नों के दस्तावेज के अनुसार कंपनी के पास हर एक यूजर की एसेट का 94% डिस्ट्रीब्यूट करने की अदालत की अनुमति है। $7,575 से ज्यादा विड्रॉल्स तभी प्रोसेस किए जाएंगे जब यूजर्स के पास किसी भी विड्रॉल फीस को कवर करने के लिए प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त एसेट हो, और केवल तभी जब वे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। फाइलिंग में कहा गया है कि बचे हुए 6% एलिजिबल यूजर्स कब और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के हकदार होंगे, ये बाद की तारीख में निर्धारित किया जाएगा। फाइलिंग में कहा गया कि निकासी के लिए एलिजिबल कस्टमर्स 15 फरवरी के आसपास एक ईमेल प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यूनाइटेड किंगडम में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए प्रपोज्ड लॉ से संकेत मिलता है कि क्षेत्र को नियंत्रित करने की दौड़ में देश अपने राइवल यूरोपियन यूनियन से आगे निकल सकता है। एक लॉन्ग अवेटेड कंसल्टेशन जो ओरिजिनली क्रिसमस से पहले शेड्यूल की गई थी और 1 फरवरी को जारी किया गया था। ये यूनाइटेड किंगडम से संचालित या स्थानीय ग्राहकों की सेवा करने वाली किसी भी कंपनी के लिए एक नई ऑथराइजेशन रिजीम का प्रस्ताव करता है, और इसे इंडस्ट्री से इमीडिएट और ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने भी कहा कि उसने प्लान का स्वागत किया है। यूके ट्रेजरी ने पहले कहा था कि वे देश को एक क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं, जिसमें 2022 के अशांत होने के बाद विश्वास बहाल करने के लिए नए नियमों की जरूरत है। लेकिन जिन फर्म्स ने मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस के लिए रजिस्ट्रेशन सिक्योर करने के लिए पहले से ही एक लंबी रेगुलेटरी प्रोसेस के माध्यम से लड़ाई लड़ी है, ट्रेजरी ने तर्क दिया कि क्रिप्टो को फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स एक्ट में निर्धारित मौजूदा नियमों के तहत लाया जाना चाहिए।
इलॉन मस्क की टेस्ला ने खुलासा किया कि कंपनी ने 2022 में अपने बिटकॉइन निवेश पर $204 मिलियन का नुकसान दर्ज किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में कंपनी ने कहा, दर्ज की गई लॉस के अलावा उसके बिटकॉइन के कुछ कन्वर्जन्स पर $64 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाया है, जिसमें ऑटोमेकर को $140 मिलियन का नेट लॉस हुआ है। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ऑटोमेकर ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश किया था, ये कहते हुए कि ये क्रिप्टो करेंसी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी में विश्वास करता है। पिछले साल जुलाई में टेस्ला ने खुलासा किया कि उसे साल के पहले 6 महीनों में अपने बिटकॉइन निवेश से $170 मिलियन का नुकसान हुआ है। SEC फाइलिंग टेस्ला की क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद आई, जिसमें कोई बिटकॉइन लेन देन शामिल नहीं था, लेकिन इसकी होल्डिंग्स के मूल्य में गिरावट देखी गई है, जिसके रिजल्ट में 2022 के आखिरी 4 महीनों में $43 मिलियन का नुकसान हुआ था। NFTC, जिसे NFTs के लिए दुनिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड माना जाता है, जो अभी बंद होने जा रहा है। डी फाइनेंस ETF 28 फरवरी को घोषणा करेंगे कि ये NFTZ इसकी डी फाइनेंस डिजिटल रेवोल्यूशन ETF को बंद और लिक्विडेट करेगा। जब डी फाइनेंस ETF ने दिसंबर 2021 में ट्रेडिंग शुरू की, को फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सिल्विया जब्लोंस्की ने प्रिडिक्ट किया कि NFTs इंटरनेट से बड़ी हो सकते हैं। NFTZ ने NFT और क्रिप्टो करेंसी स्पेस में शामिल कंपनियों की निगरानी की, जिसमें फंको, eBay और कॉइनबेस शामिल है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट एक्सचेंज है। फंड के शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए थे। NFTZ एक ETF है जो इन्वेस्टर्स को कई प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है, जो NFT स्पेस में से संबंधित है। पिछले जुलाई में क्रिप्टो एक्सचेंज क्यूकॉइन ने अपने NFT ETF लॉन्च किया, जिसमें यूजर्स को बोर्ड एप याट क्लब जैसे नेटिव ब्लू चिप NFT से शेयर ओनरशिप प्राप्त करने की अनुमति मिली थी। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ब्लॉकचेन मैसेजिंग एप्लीकेशन मार्केट के 2030 तक $536.5 मिलियन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट जो 1 फरवरी को जारी की गई थी, जो 7 साल की पीरियड में 43.6% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दिखाती है। 2021 में ब्लॉकचेन मैसेजिंग एप्लीकेशन की मार्केट वैल्यू लगभग $22.2 मिलियन होने की उम्मीद है। उस समय नॉर्थ अमेरिका मार्केट पर हावी था और ग्लोबल रेवेन्यू 29% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार था। हालांकि फोरकास्ट पीरियड के दौरान एशिया पैसिफिक रीजन में ब्लॉकचेन मैसेजिंग एप्लीकेशन मार्केट में तेजी से वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी हुई प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स प्राइमरी रीजन है कि यूजर्स ट्रेडिशनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकचेन बेस्ड मैसेजिंग ऐप पसंद करते हैं। ब्लॉकचेन मैसेजिंग आमतौर पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है और मैसेज डिलीवर होने के लिए किसी सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद से बेहतर क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद मेटा शेयर्स में बुधवार के बाद के घंटों की ट्रेडिंग में 18% से ज्यादा की वृद्धि हुई, लेकिन मेटा में राइजिंग मेटावर्स टाइड्स अभी भी टेक जायंट के उलझे हुए मेटावर्स डिवीजन को नहीं उठा सके। कंपनी के मेटावर्स फोकस्ड रियलिटी लैब्स को 2022 के फाइनल फिस्कल क्वार्टर में $4.28 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। मेटा ने घोषणा की स्ट्रगलिंग डिपार्टमेंट के लिए एक नया लो मार्क किया गया, जिसे बार बार कंपनी के भविष्य के रूप में देखा गया है। बुधवार की घोषणा ने मेटावर्स डिवीजन के टोटल 2022 लॉसेस को $13.72 बिलियन तक पहुंचा दिया है। 2022 के अंतिम महीनों में डिवीजन ने रेवेन्यू में सिर्फ $727 मिलियन लिए, जो पिछले साल के सेम पीरियड में पोस्ट किए गए रेवेन्यू से 17% कम थे। कंपनी ने $32.1 बिलियन के रेवेन्यू फोरकास्ट को पीछे छोड़ते हुए सभी डिपार्टमेंट्स और ऐप से $31.53 बिलियन का रेवेन्यू प्राप्त किया है। जकरबर्ग ने बुधवार को बार बार स्पष्ट किया कि रियलिटी लैब्स किसी भी चॉपिंग ब्लॉक पर नहीं थी, बल्कि इसके बजाय निरंतर और संभावित रूप से बढ़ते इन्वेस्टमेंट के योग्य थी। अलायंस ब्लॉक की बुधवार की घोषणा के मुताबिक हैकर्स ने डिसेंट्रलाइज्ड बोरोइंग प्रोटोकॉल बॉन्ग पर लगभग $5 मिलियन वर्थ के अलायंस ब्लॉक टोकन्स को हटा दिया है। अलायंस ब्लॉक ने बुधवार दोपहर हुए हमले के बाद अपने ब्रिज पर सभी एक्टिविटी को रोक दिया है। एक्सप्लॉइट के दौरान पॉलीगॉन वॉलेट ने 112 मिलियन ALBT टोकन एक्सेस किए हैं, उन्हें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से इथेरियम ब्लॉकचेन तक पहुंचा दिया है। हैकर्स को बॉन्क यूरो टोकन्स की डंपिंग से 500,000 USDC भी मिले। प्रोटोकॉल की टीम बॉन्क के साथ अफेक्टेड वॉलेट एड्रेसेस पर नए ALBT टोकन और एयरड्रॉप टोकन बनाएगी।
अलायंस ब्लॉक का कहना है कि हमले के दौरान उसके किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन या समझौता नहीं किया गया, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स का डर कम नहीं हुआ है। एक्सप्लॉइट के बाद ALBT टोकन की कीमत लगभग 51% गिर गई है। सिम्बा चेन एक इंडियन बेस्ड ब्लॉकचेन फर्म है जिसने रीसेंट ईयर्स में कई प्रोजेक्ट्स पर US मिलिट्री के साथ काम किया, जिसमें $30 मिलियन की फंडिंग वृद्धि प्राप्त हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने मंगलवार को की गई एक घोषणा के मुताबिक अपने फ्यूचर डोमिनेंस को सिक्योर करने की क्षमता रखने वाले टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत सिम्बा चेन को $30 मिलियन की स्ट्रेटेजिक फंडिंग इंक्रीज से सम्मानित किया है। USAF ने USAF में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के लिए एक ब्लॉकचेन को रिसर्च और डेवलप करने के लिए 2020 में सिम्बा चेन को $1.5 मिलियन का अवार्ड दिया। इसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और $1.5 मिलियन मिले हैं। $30 मिलियन स्ट्रैटिफाई इसलिए सिम्बा चेन में इन्वेस्टमेंट में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। US मिलिट्री वेपनरी और इक्विपमेंट के लिए सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।